गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जाम्पल। हम हैं कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आप लोगों की अपनी पंचामृत साइंस में, जहां पे हम करेंगे 5 क्वेश्चन साइंस के जो आपके रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक बच्चे की बड़ी समस्या थी कि मैम आप एनटीपीसी के जो है एक्सपेक्टेड या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दीजिए। तो बच्चे आप मेरे 11 बजे की जो एसएससी एग्जाम्स पर एग्जाम्पल पर क्लास होती है, आप उससे जुड़ के अपनी इस समस्या का निवारण कर सकते हैं। यानी कि आपको वहां पे जो है सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एक्सपेक्टेड होंगे। ठीक है, चलिए तो अपने क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को कई बार बोल चुकी हूँ कि जितने भी आपके साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ठीक है, ये आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोगों से ये सवाल पूछा गया, बताइए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये कहाँ पर लोकेटेड है। ध्यान दीजिएगा कि जैसे अगर मैं बात करूं, थोड़ा बहुत हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इस जगह के आसपास काफी ज्यादा वन्य क्षेत्र है, तो हो सकता है यहीं पे फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट हो। तो कई बार हमारे अंदाजे सटीक होते हैं, कभी कभार नहीं भी होते। ठीक है, तो जनरली जो है ना, एक आध बार जैसे जैसे आपने आज इसको पढ़ रहे हो, तो साथ साथ इस लोकेशन पे जो भी अन्य इंस्टीट्यूट है उनको भी रिवाइज कर डालो, ताकि जितनी बार भी आप इनको पढ़ोगे आपको रिमाइंड होता जाएगा और आपको बार बार याद करने की या रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आंखों से गो थ्रू करेंगे जब इन क्वेश्चंस को, तो आप आसानी से इन चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखो, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वह कहाँ पर लोकेटेड है। तो ध्यान दीजिएगा, यह आपका देहरादून में लोकेटेड है। ठीक, ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहता है कि इनमें से डॉक्टर्स जो होते हैं वो कौन से दांतों का मतलब दांतों को बड़ा करके देखने के लिए इनमें से कौन से प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। तो देखिए, डेंटिस्ट जो है अगर पेशेंट्स के टीथ देखना चाहते हैं तो उनको जो है बहुत नजदीक जाना पड़ेगा दांतों के, और ऐसा मिरर जिसमें हम बहुत ज्यादा नजदीक जाएं मिरर के और फिर हमें बड़ी इमेज दिखाई दे, तो ये चीज पॉसिबल होती है हमारे कॉन्वेक्स मिरर में, जहां पे हम पोल फोकस और पोल के बीच में जब अपनी वस्तु को रखते हैं तो हमारे को उसकी बड़ी इमेज दिखाई देती है। ठीक है, वो भी सीधी, वर्चुअल एंड इरेक्ट दिखाई देती है, सीधी एवं आभासी दिखाई देती है, और ये चीज पॉसिबल है अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर में। अगर आपको छोटी इमेज देखनी है लेकिन सीधी और आभासी हर लोकेशन पे देखनी है, तो आप कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करोगे, जैसा कि आप अपने वाहनों में करते हो पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से कहता है कि फॉर्मिक एसिड जो चींटी के काटने से आपके शरीर में आ जाता है, उसको बेअसर करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट। कल के पंचामृत क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो चींटी या फिर बिच्छी पत्ती या फिर जो आपके ततैया आदि होते हैं, इनके काटने से हमारे शरीर में जलन या पीड़ा सी होती है, तो वो किस कारण से होती है, क्योंकि HCOOH आ गया। अब मैम ये HCOOH जिसको हम मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड कहते हैं, ये बहुत ही माइल्ड एसिड होता है, बहुत ही वीक एसिड होता है। तो वीक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, वीक बेस का उपयोग करोगे, NaHCO3 जिसको आप आमतौर पे बेकिंग सोडा के नाम से जानते हो, उसका आप लोग उपयोग करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाता है। ठीक है, क्या आंसर कर दोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट आप इसका सही आंसर कर देंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों के लिए कि इनमें से कौन सी एक कार्टिलेजिनस मछली है। कार्टिलेजिनस मछली मतलब क्या, जिसके शरीर के अंदर उपस्थि पाई जाती है, उपस्थि जो होती है उसी की रीढ़ की हड्डी बनी होती है। देखिए, मछलियां दो प्रकार की होती है, एक ऐसी जिसकी जो रीढ़ की हड्डी है अस्थि की बनी हुई है, और दूसरी होती है उपस्थि की बनी हुई मछली। तो यहाँ पे देखिएगा कि कौन सी आपकी कार्टिलेजिनस फिश होती है, शार्क है, रोहू है, सैल्मन है या फिर ट्यूना है। तो आप क्या कह दोगे मैम, देखिए जो उपस्थल मछली होती है इसकी खास बात है, ये एक जगह खड़ी नहीं रह सकती, इसको क्या करना पड़ेगा, लगातार तैरना पड़ेगा, और ये जनरली शिकारी मछलियां होती हैं। ठीक है, हम डॉग फिश की बात करें, हम यहाँ पे बात करें किस चीज की, हाँ जी, तो ये जो कार्टिलेजिनस मछली होती है बच्चे, अगर हम इसकी बात करें तो ये शिकारी मछली होती है। डॉग फिश हुई, शार्क हुई, नाम समझ में आ ही गया होगा, शिकारी मछली जब नाम लिया था। तो ये क्या है, उपस्थिल मछली है, बाकी सभी क्या है, अस्थिल मछली होती है।
ठीक है, कैसी है? बाकी सभी आपके बोनी फिशेज हैं जिनकी जो रीढ़ की हड्डी है वह बोन्स की बनी हुई होती है, हड्डियों की बनी हुई होती है। और कार्टिलेज हमारे शरीर में कहाँ है बच्चे? जो कान है आपका, कार्टिलेज का बना है। आपकी नाक की टिप क्या है? कार्टिलेज की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, अपना अगला क्वेश्चन है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आर एसेंशियली मेड लैब मेड वर्जन ऑफ दी डैश। भैया देखो, अभी रिसेंटली दो जो मतलब आप अक्सर सुनते होंगे कि ओलंपिक्स में जब हम जाते हैं तो जो है नाडा टेस्ट कराया जाता है ना, डोपिंग एजेंसी के द्वारा टेस्ट कराया जाता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा टेस्ट कराया जाता है कि आप कहीं स्टेरॉइड्स तो नहीं ले रहे हो, है ना। तो ये स्टेरॉइड्स जो होते हैं, जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं, ये क्या होते हैं एक्चुअल में? ये लैब निर्मित डैश हैं। क्या? पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, यानी कि हमने लैब में निर्माण किया है इसका और फिर इसके दवाइयां इंजेक्शन दे रहे हैं हम अपने प्लेयर्स को। फीमेल हार्मोन ऑक्सीटोसिन, फीमेल हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन या फिर फीमेल हार्मोन रिलैक्सेंट। ध्यान रखिएगा कि देखो सिंपल सी चीज है, हमें एक्सेस ऑफ एनर्जी का भंडार किस में देखने को मिलता है? पुरुषों में देखने को मिलता है। किसके कारण? उनके शरीर के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसी के कारण हमें एक्सेस ऑफ एनर्जी, एक्सेस ऑफ मसल्स हमें देखने को मिलती है। ये जो आपके एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन से मिलके बने होते हैं, इसी वजह से जो भी प्लेयर इसको लेता है उसके अंदर एक्सेसिव मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। ठीक है, और जो होता है उनके फेस पे हेयर का ग्रो होना, उनकी आवाज थोड़ी सी और भारी हो जाना, ये सब चीजें पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे और क्या होगा, ये बिल्कुल वैसा ही प्रभाव डालते हैं जैसा नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन किसी पुरुष के ऊपर डालता है। ज्यादा मसल्स बनेंगी, उसका जो हड्डियां होंगी वो थोड़ी सी भारी होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ये सब चीजें टेस्टोस्टेरोन के कारण होती है। पता है आप लोगों को, महिलाओं के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। इसी वजह से महिलाओं और पुरुषों की आवाज को हम लोग देखते हैं कि महिलाओं की आवाज बारीक होती है इसी टेस्टोस्टेरोन के कारण, और कमी के कारण पुरुषों की आवाज भारी होती है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर किसी महिला के अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो पुरुष है, नहीं, वो भी महिला ही है, बस ये है थोड़ी सी उसके लेवल्स बढ़ी। ठीक है, और चलिए फिर आज अगर ये सेशन समझ में आया हो, सेशन में कुछ नया सीखने को मिला हो, या फिर आपका अच्छा रिवीजन हुआ हो, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे साथ जुड़ जाइएगा दोपहर को 1 बजे, दोपहर को 11 बजे एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पे मेरे साथ। दिस इज पूर्णिमा गौड़ साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।